गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सॉल्यूशन पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हम लगातार भारत की भूगोल पढ़ रहे हैं और इससे पिछले वीडियो में हमारा टॉपिक चल रहा था भारत की मृदा, और उसी का दूसरा पार्ट जो है भाग 2 भारत की मृदा का, वो आज हम पढ़ेंगे। जिस बच्चे ने पीछे का वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पीछे का वीडियो जरूर देखें क्योंकि पीछे का पढ़ोगे तभी आगे का समझ में आएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत की मृदा का वर्गीकरण, कि भारत में जो मिट्टी है उनको कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, और आज हम इसी की बात करेंगे। सबसे पहले बात है कि भारत में मिट्टियों का विभाजन करता कौन है। तो भारत में ICAR का मतलब है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो भारत में मृदा का वर्गीकरण करती है। और इस ICAR ने 1986 में भारत की मृदा को 8 प्रमुख व 27 गौण प्रकारों में विभाजित किया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सीधा सीधा ही, और ये ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत में ICAR के अनुसार कितने प्रकार की मृदा है। मुख्य तौर पे 8 और गौण प्रकार से कितने प्रकार की हैं, 27। ये भारत की मृदा है। अब इसके बाद सवाल आता है कि जो 8 मृदा हैं इनमें भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो आपको पता है भारत में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का मतलब होता है जल द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, और आपको पता भी है कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलेगी, मैदान में। और भारत के लगभग 43% भाग पे मैदान है। तो जलोढ़ मिट्टी भी भारत के कितने प्रतिशत भाग पे है, 43% भाग पे। तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी का विस्तार है, जलोढ़ मिट्टी का, बिल्कुल है। इसके बाद हम देखें तो 2 नंबर पे हमारे कौन सी मिट्टी है, लाल मिट्टी। बहुत कम बच्चों को पता होता है कि 2 नंबर पे भारत में लाल मिट्टी है, और ये भारत के कुल क्षेत्रफल के 18.6% भाग पे फैली हुई है, यानी कि ये दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरे नंबर पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी भारत में 3 नंबर पे पाई जाती है, और ये कहां कितने प्रतिशत भाग में पाई जाती है, 15.2%। तो सबसे पहले तो आपको यही बात समझनी है कि भारत में मृदा का वर्गीकरण करता कौन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा, 8 मुख्य और 27 गौण प्रकारों में विभाजित किया। अब सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। 2 नंबर पे लाल मिट्टी और 3 नंबर पे काली मिट्टी। ये भारत की 3 प्रमुख मिट्टी हैं जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। आज हम इसमें सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं। जलोढ़ मिट्टी आप साथ साथ लिखते रहिए। जलोढ़ मिट्टी होती क्या है, तो आप नाम से ही जानते हो, जलोढ़ का मतलब क्या है, जल द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी। तो आप इसको ऐसे आसानी से समझ सकते हो कि होता क्या है, जो भी ऊंचा पर्वत होता है, ऊंचा पर्वत होता है, उससे नदियां आती हैं, और वो नदियां अपने साथ कंकड़ पत्थर रेत मिट्टी लाती हैं। जहां नीचा स्थान होता है वहां पे उसका जमाव कर देती हैं, और इसको हम उच्चावच के आधार पे मैदान कहते हैं। मैदान का 99% निर्माण लगभग निर्माण किससे होता है, नदी से। नदी के अलावा पवन और हिमानी भी मैदान का निर्माण करती हैं। तो ये जो जल द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, ये आपकी कौन सी मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को आप भौतिक दृष्टि से 2 भागों में बांट सकते हो, एक बांगर और एक खादर। आपको पता है बांगर का मतलब होता है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी,
प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, और खादर का मतलब होता है नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी का मतलब जहां हर वर्ष बाढ़ आती है, और प्राचीन जलोढ़ मिट्टी का मतलब जहां वर्तमान में बाढ़ नहीं आती है, पहले बाढ़ आती थी, पहले ये नदी द्वारा जमा की गई है, और ये नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। अगली बात, भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? सबसे उपजाऊ मिट्टी। अब आप लोग क्या करते हो, जैसे सबसे उपजाऊ पूछी जाती है तो काली मिट्टी बता देते हो, जो गलत है। काली मिट्टी लाल मिट्टी की तुलना में उपजाऊ है। जब हमने प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा था तो हमने कहा था कि लाल मिट्टी और काली मिट्टी दोनों की बात करें तो आपकी काली मिट्टी जो है वो उपजाऊ होती है और लाल मिट्टी अनुपजाऊ होती है। लेकिन यदि भारत में ओवरऑल देखें तो सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि जब पानी बहकर आता है तो ये अपने साथ अनेक घुलनशील तत्व लेके आता है, जैसे आपका चूना पत्थर है, जैविक पदार्थ है, बहुत सारे घुलनशील पदार्थ लेके आता है, इसलिए इसमें उपजाऊ तत्व पाए जाते हैं और इसी कारण ये सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। इसके बाद देखें, इसका निर्माण कौन करता है जलोढ़ मिट्टी का? तो नदियों द्वारा। आप खुद भी समझ रहे हो कि जलोढ़ जल द्वारा, और जल के बहाव को क्या कहते हैं? नदी, तो नदियों द्वारा। यह एक प्रकार की कैसी मिट्टी है? निक्षेपित। तो आप समझ सकते हो निक्षेपित क्या होता है? निक्षेपित मृदा है, बिल्कुल निक्षेपित मृदा है। कैसे है? देखो, जहां से नदी चलेगी वहां काटेगी, काटने को क्या कहते हैं? अपर्दन। और जहां पे मिट्टी लाके जमाव करेगी उस जमाव को क्या कहेंगे? निक्षेपण। तो ये जल द्वारा निक्षेपण से मृदा बनी है, इसलिए इसको निक्षेपित मृदा भी कहते हैं। इसके बाद ये जो है गठन मतलब संरचना के आधार पे कैसी होती है? तो आप देखो कि संरचना के आधार पे जहां कण मोटे होते हैं वहां ये बलुई मिट्टी होती है। जहां नदी सबसे पहले पर्वत से नीचे उतरती है वहां बलुई मिट्टी होती है, और जहां नदी का आखिरी स्थान होता है जहां समुद्र में मिलती है वहां चिकनी मृदा होती है। ये चिकनी मृदा और बलुई मृदा का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, जो मोटे कणों से बने वो बलुई मिट्टी और जो बारीक कणों से बने वो चिकनी मृदा। तो जहां नदी डेल्टा मिलेंगे उसके आसपास जहां ढाल एकदम मंद हो जाती है वहां एकदम बारीक रेत जमा होती है, और उस बारीक रेत को हम क्या कहते हैं? चिकनी मृदा। इसके बाद देखें हम तो इस मिट्टी में कौन से खनिज पदार्थ ऐसे हैं जिनकी अधिकता होती है? तो सबसे ज्यादा मात्रा में जलोढ़ मिट्टी में पोटास व चूना पत्थर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पोटास व चूना पत्थर। इसके अलावा अभाव किसका होता है? अभाव। चूना पत्थर तो पानी में घुलनशील होता है, और पानी में घुलनशील होगा तो पानी के साथ घुल के आएगा। जहां मृदा जमेगी वहां चूना पत्थर का जमाव होगा, बिल्कुल राइट बात है। अभाव किसका होता है? फास्फोरस का व नाइट्रोजन का। आप इस बात को बड़े ध्यान से सुने, नाइट्रोजन जो है इसका अभाव पूरी भारतीय मृदा में ही मिलता है। भारत में जितनी प्रकार की मृदा है सब में नाइट्रोजन की आपको कमी ही मिलेगी, और इसीलिए आपको पता है हम सबसे ज्यादा कौन सी उर्वरक डालते हैं? यूरिया, क्योंकि यूरिया में 46% क्या होता है? नाइट्रोजन। भारत की मृदा को सर्वाधिक मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, आपको पता भी है। अब देखो, जलोढ़ जो मिट्टी होती है उसकी परिच्छेदिका को मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, संस्तर भी कहते हैं। ये जो संस्तर होते हैं ये आप एक बात याद रखें, उच्च भूमि जहां पर्वतों की तलहटी होती है वहां उच्च भूमि में ये परिच्छेदिका जो है ये क्या होती हैं? अपरिपक्व होती हैं। क्या होती है? अपरिपक्व। यानी वहां मृदा जो है वो पूर्णतः परिपक्व नहीं होती है, अपरिपक्व होती है। और जो नीचे स्थान होते हैं वहां ये मृदा क्या होती है? परिपक्व होती है। वहां इसका जो निर्माण है वो पूर्णतः कंप्लीट हो चुका होता है। और ये मिट्टी भारत में कहां से कहां तक मिलती है? पंजाब से असम तक। कहां से कहां तक मिलती है? पंजाब से असम तक। आप समझ गए, पंजाब से हमारे मैदान की शुरुआत होती है और असम तक जाता है। जैसे आप भारत में देखोगे तो ये हमारा भारत है, और यहां आप राजस्थान से ही शुरू हो जाओ, राजस्थान पंजाब से लेकर और असम तक, यहां सिंधु, फिर गंगा, फिर ब्रह्मपुत्र नदियां बहती हैं, और ये पूरा उत्तर का विशाल मैदान जो है
इसमें कौन सी मृदा मिलती है? जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा मिलती है? जलोढ़ मृदा। ये आपकी जलोढ़ मृदा थी। एक बार पुनः देखें कि जलोढ़ मृदा की क्या खास बात थी। जलोढ़ मृदा जल द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। बिल्कुल सही बात है, जल द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, तभी तो इसका नाम जलोढ़ मृदा है। और ये जो मिट्टी है ये सबसे उपजाऊ होती है। कौन लाती है? नदी लाती है। जहां नीचा स्थान होती है वहां जमा कर देती है। ये निक्षेपण से बनती है, इसलिए इसको निक्षेपित मृदा कहते हैं। नदियों द्वारा लाई जाती है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसके गठन की बात करें तो ये कैसी मिट्टी होती है? बलुई, बालू रेत से लेके चिकनी मृदा तक। क्योंकि आप देखें, जब नदी सबसे पहले उतरेगी तो बड़े बड़े पत्थरों का जमाव करेगी, फिर उससे छोटे का, फिर उससे छोटे का, फिर उससे छोटे का। इन कणों के आधार पे इनको क्या कहते हैं? गोलाश्म। सबसे बड़े पत्थर होते हैं गोलाश्म, जिससे भाबर बनता है। उसके बाद कणिका, जैसे छोटे पत्थर होते हैं। फिर होती है बजरी, बजरी के बाद होती है रेत, रेत के बाद जैसे होती है आपकी मर्तिका और चिक्का। तो इसके कण जितने छोटे होते जाते हैं उनके नाम बदलते जाते हैं। तो ये संरचना के आधार पे बलुई मिट्टी से चिकनी मृदा होती है। इसमें क्या ज्यादा होता है? पोटास और चूना पत्थर। ये ध्यान रखने की बात है कि पोटास और चूना पत्थर ज्यादा होता है। कमी किसकी होती है? फास्फोरस व नाइट्रोजन की। परिच्छेदिका उच्च भूमियों में जहां जहां पर्वतों के बीच में घाटी होती हैं, वहां एक बार तो नदी अवसाद का जमाव कर देती है, दोबारा उसको बहा ले जाती है, तो वहां जो परिच्छेदिका होती है वो क्या होती है? अपरिपक्व होती है। और जहां पे नीचा भाग होता है वहां क्या होती है? परिपक्व होती है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें जलोढ़ मृदा का। इसके बाद हम अगली मृदा की बात करेंगे। जो बच्चा केवल रटने में विश्वास करता है उसी को ज्यादा जोर लगाने की आवश्यकता है। बाकी जलोढ़ जल द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, और जल द्वारा बहाकर जल लाएगा तो मिट्टी कैसी होगी? जलोढ़। जल में पानी में घुलनशील पदार्थ आएंगे, इसलिए ये क्या होगी? उपजाऊ। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। कहां पाई जाएगी? मैदान में। तो आपको पता है मैदान पंजाब से असम तक है, तो भारत में मिट्टी पंजाब से असम तक पाई जाती है। उसके बाद हम अगली मिट्टी की बात करेंगे, और हमारी 2 नंबर जो मिट्टी है वो कौन सी है उसको देखें। लाल मिट्टी, क्योंकि लाल मिट्टी दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है। लाल मिट्टी दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है। सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। दूसरे नंबर पे कौन सी पाई जाती है? लाल मिट्टी। भारत के कितने प्रतिशत भाग पे फैली हुई है? 18.6%। मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, इस प्रायद्वीपीय पठार में केवल आप इसको छोड़ दो, दक्कन के पठार को, केवल दक्कन का पठार और मालवा का पठार, इन 2 को छोड़ दो, बाकी कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, मैंने आपको बताया है कि ये चारों ही जो पठार हैं इनमें मिट्टी कैसी है? लाल। और लाल मिट्टी जो होती है वो कृषि की दृष्टि से क्या होती है? कृषि की दृष्टि से उपजाऊ होती है, अनुपजाऊ होती है। क्या होती है? अनुपजाऊ होती है। यह भी बिल्कुल राइट बात है। और ये मिट्टी जो है वो कौन सी चट्टानों से बनी? तो आपको पता है ये दोनों जो पठार हैं ये कौन सी चट्टानों से बने? कुड़प्पा व धारवाड़ से। कौन सी चट्टानों से बने? कुड़प्पा व धारवाड़ से। और ये दोनों चट्टान जो पठार जो है वो कौन सी चट्टानों से बने? आर्कियन से। तो इस प्रकार आपका एकदम क्लियर है। मैं आपको बहुत गहराई तक बता रहा हूं, नेट फर्स्ट ग्रेड तक में ये क्वेश्चन इतने ही आते हैं कि लाल मिट्टी का निर्माण कौन सी चट्टानों से हुआ? आर्कियन व कुड़प्पा व धारवाड़ चट्टानों से। जब मैं भौतिक प्रदेश पढ़ा रहा था तो बहुत बच्चों को ये था कि सर जल्दी जल्दी पढ़ाओ, एक भौतिक प्रदेश में इतना समय लग रहा है। वो मैं इसीलिए लगा रहा था कि आगे आने वाले समय में आपको मिट्टी, कृषि, वनस्पति सब भौतिक पठार के अकॉर्डिंग, भौतिक प्रदेशों के अकॉर्डिंग ही समझ में आएगी। तो आप देखें ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी का निर्माण कौन सी चट्टानों से हुआ है? आर्कियन, आर्कियन, कुड़प्पा व धारवाड़ से। बिल्कुल सही बात है, प्रायद्वीपीय पठार में ये मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी का रंग लाल है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या ज्यादा होता है? आयरन ऑक्साइड। क्या ज्यादा होता है? आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, बिल्कुल इसीलिए इसका रंग लाल होता है। और ये जो मिट्टी है ये क्या होती है? अम्लीय। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था
जिस मिट्टी का पीएच मान 7.0 से कम होता है अम्लीय, और ज्यादा होता है वो क्या होते हैं, अक्षारीय। आपकी लाल मिट्टी कैसी मिट्टी है, अम्लीय मिट्टी है। कैसी मिट्टी है, अम्लीय मिट्टी है। इसके बाद आप बात करें तो यह कैसी मिट्टी है, निक्सालित मिट्टी है। निक्सालित मिट्टी का मतलब होता है जिसमें से कुछ खनिज पदार्थ पानी के साथ बह जाएं, पानी के साथ बह जाएं, उसको निक्सालित मृदा कहते हैं। भारत की सर्वाधिक निक्सालित मिट्टी कौन सी होती है, लेटराइट। लेटराइट, जब तक लेटराइट ऑप्शन में मिले तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब लेटराइट ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको बताना है कि लाल मिट्टी भी क्या है, निक्सालित। लेटराइट मिट्टी के बाद 2 नंबर पे सर्वाधिक मात्रा में निक्सालित मिट्टी कौन सी है, लाल मिट्टी। इस मिट्टी में कौन से खनिजों की प्रधानता रहती है, तो एक तो आपने देख ही लिया लोहे की, लोहा, एल्यूमिनियम व चूने के अंश, चूना पत्थर के अंश जिनमें होते हैं, उन मिट्टियों से क्या बनती है, लाल मृदा। अभाव किसका होता है इस मिट्टी में, तो इस मिट्टी में अभाव होता है जीवाश्म पदार्थ का, जीव जंतुओं का। आपको पता है प्रायद्वीपीय पठार में पठारों से ये मिट्टी बनी है, आग्नेय चट्टानों से बनी है, अवसादी चट्टानों से बनी है, और ये प्राचीनतम चट्टान है। उस समय जीवों का अभाव था, इसलिए इसमें जीवाश्म पदार्थ कम पाए जाते हैं। और एक नाइट्रोजन का अभाव व फास्फोरस का। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि आपको बार बार रटने की जरूरत ही नहीं है कि भारत में जितनी भी मिट्टी हैं उनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस का क्या है, अभाव है। ये जो मिट्टी है भी, इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहां है, तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वाधिक विस्तार कहां है। जो लाल मिट्टी है उसका सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु में है। कहां है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में इसका सर्वाधिक विस्तार है। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया है कि कर्नाटक का पठार में है, तेलंगाना के पठार में है, छोटा नागपुर पठार में है, मेघालय पठार में। तो ये सब आ जाएंगे तमिलनाडु के बाद। जैसे कर्नाटक में लाल मिट्टी का विस्तार है, कर्नाटक के बाद तेलंगाना में है, तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के बाद आपके झारखंड में है, झारखंड के बाद आपके मेघालय में है। इन सब राज्यों में लाल मिट्टी का विस्तार है। अभी आप समझ रहे हो, तो हम लाल मिट्टी में देख रहे थे कि लाल मिट्टी का विस्तार कहां कहां है। सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु में है, उसके बाद आप देखते हो कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, मेघालय में। अब सवाल आता है कि लाल मिट्टी में कृषि किसकी होगी, तो आप याद रखें लाल मिट्टी वैसे क्या होती है, अनउपजाऊ होती है। क्या होती है, अनउपजाऊ। लेकिन इसमें सिंचाई की सहायता से आप तंबाकू व बाजरे की खेती कर सकते हो, बाजरे की खेती कर सकते हो। यही बात मैंने जब आपको तेलंगाना का पठार यहां पढ़ाया था तो बताई थी कि तेलंगाना के पठार में सिर्फ किसकी खेती होती है, तंबाकू की। तो आपको भौतिक प्रदेश के अकॉर्डिंग ही मिट्टी समझ में आ जाएगी, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर देखें, लाल मिट्टी भारत में दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है। भारत के कितने प्रतिशत भाग पे फैली हुई है, 18.6% भाग पे फैली हुई है। इस मिट्टी का निर्माण कौन सी चट्टानों से हुआ है, आर्कियन, कुड़प्पा, धारवाड़ चट्टानों से हुआ है। और इस मिट्टी में क्या ज्यादा है, आयरन ऑक्साइड। यदि इसकी प्रवृत्ति देखें कैसी है, तो ये अम्लीय मृदा है। और भारत में लेटराइट मिट्टी के बाद 2 नंबर पे सर्वाधिक मात्रा में निक्सालित मृदा है। निक्सालित सर्वाधिक कौन सी है, लेटराइट। निक्सालित मृदा का मतलब क्या होता है, जिस मिट्टी में पानी के साथ खनिज पदार्थ बह जाएं, वो निक्सालित मृदा होती है। इसके बाद देखो, इस मिट्टी में प्रधानता किसकी होती है, लोहा, एल्यूमिनियम व चूने के अंश की। कमी किसकी होती है, जीवाश्म पदार्थ, नाइट्रोजन व फास्फोरस की। तो आप समझ सकते हो कि जलोढ़ मिट्टी, जल में जीव जंतु होते हैं तो उसमें जीवाश्म पदार्थ मिल जाएंगे, लेकिन ये तो किससे बनी है, पठारों से बनी है, तो इसमें जीवाश्म नहीं होंगे। और नाइट्रोजन और फास्फोरस तो पूरे भारत में सभी मिट्टियों में अभाव मिलता है। सर्वाधिक विस्तार कहां है, तमिलनाडु में।
लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तमिलनाडु में। और इसके अलावा कहाँ कहाँ है? कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मेघालय में। और ये अनउपजाऊ होती है। सिंचाई की सहायता से तंबाकू व बाजरे की खेती की जा सकती है। ये आपकी कौन सी मिट्टी थी? लाल मिट्टी थी। इसके बाद एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें लाल मिट्टी का। क्लियर हुआ? अब हम अगली मिट्टी की बात करेंगे, काली मिट्टी की। काली मिट्टी भारत में तीसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है। काली मिट्टी भारत में तीसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है। आपको पता है थर्ड सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी। उसके बाद आप देखो, इस मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? रेगूर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगूर कहते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में इसका विशेष नाम है और उत्तर प्रदेश में इसको कहते हैं करेल काली कपास मिट्टी। करेल काली कपास मिट्टी कहते हैं। ये तो उत्तर प्रदेश की बात हो गई। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, करेल काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। और इसके बाद आपको पता चलेगा कि इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, विश्व लेवल पे क्या कहते हैं? विश्व लेवल पर इसे उष्णकटिबंधीय चरनोजम मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? चरनोजम मिट्टी। तो आप इसको समझें, चरनोजम मिट्टी, भारत में इसको काली मिट्टी कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय चरनोजम मिट्टी। ये तो इसके 3 नाम हो गए। इसको और क्या कहते हैं? रेगूर मिट्टी, उत्तर प्रदेश में करेल काली कपास मिट्टी, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको क्या कहते हैं? चरनोजम मिट्टी कहते हैं। ओके, इसका विस्तार कहां है? तो मैंने आपको जब पठार पढ़ाया था, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देख ले, तो मैंने यहां आपको 2 पठार पढ़ाए थे। इस पठार का नाम था दक्कन का पठार और इसका ऊपर वाला भाग था मालवा का पठार। दक्कन का पठार कहां था? महाराष्ट्र में। मालवा का पठार कहां था? एमपी में। और मैंने बताया था कि इस पठार का निर्माण बेसाल्टिक लावा से हुआ है। किससे हुआ है? बेसाल्टिक लावा से। और मिट्टी कैसी है? काली। और ये दोनों ही पठार भारत में सर्वाधिक उपजाऊ पठार हैं। सर्वाधिक उपजाऊ पठार है। पठारों में सबसे उपजाऊ कौन है? दक्कन का पठार और मालवा का पठार। आप ये याद रखें, मैदान सबसे उपजाऊ होता है, पठारों में सबसे उपजाऊ ये होते हैं। तो बात क्लियर है। इसके बाद हम देखें इसका विस्तार सबसे ज्यादा कहां है? महाराष्ट्र में। क्योंकि दक्कन का पठार कहां है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश में। पश्चिमी मध्य प्रदेश में क्यों है? क्योंकि मालवा का पठार मध्य प्रदेश में है। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में, यह भी आपको पता है, क्योंकि मालवा के पठार का ही एक भाग यहां राजस्थान में हाड़ौती का पठार कहलाता है। और हाड़ौती के पठार की मिट्टी कैसी है? काली। राजस्थान के भूगोल में हम बात करेंगे कि ये बारा, कोटा, बूंदी और झालावाड़ में पाई जाती है। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ में पाई जाती है हाड़ौती का पठार, जहां काली मिट्टी होती है। अब इसके बाद हम बात करें इसकी संरचना कैसी होती है। संरचना का मतलब होता है निर्माण के आधार पे ये कैसी होती है। तो संरचना जो होती है वो इसकी चीका में होती है। चीका में, इसका मतलब होता है कि इसके कण जो होते हैं वो बारीक होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। काली मिट्टी को आप देखोगे तो बहुत बारीक कणों वाली होती है। बालू रेत के कण आप अलग अलग ऐसे काउंट कर सकते हो, लेकिन आप काली मिट्टी के नहीं कर सकते, बहुत बारीक कण होते हैं। कभी कभी वह चिक्का में वह डली युक्त हो जाती है। डली समझते हो आप? छोटा सा कंकड़ जैसे इतना सा डली युक्त हो सकती है। और आप बात करो कृषि की, तो कृषि की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी के बाद सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, भाई सबसे उपजाऊ मिट्टी तो जलोढ़ मिट्टी है।
जल द्वारा भाग करलाई गई मिट्टी है। लेकिन जलोढ़ मिट्टी ऑप्शन में नहीं हो तो उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी होती है। आप याद रखें, इस मिट्टी में क्या ज्यादा होता है? प्रधानता किसकी होती है? काली मिट्टी में क्या ज्यादा होते हैं? तो आप देखोगे काली मिट्टी में चूना यानी कि कैल्शियम होता है, पोटास होता है, एल्यूमिनियम होता है, मैग्नीशियम होता है। अरे सभी प्रकार के तत्व होते हैं तभी तो ये उपजाऊ है। चूना पत्थर है, पोटास है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है। और कमी किसकी है? अभाव किसका होता है? तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि भारत की प्रत्येक मिट्टी में नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी होती है। और इसमें आप एक बात और लगा सकते हो, जैविक पदार्थ की भी कमी होती है, क्योंकि ये भी पठार से बनी है और पठार में आपके जीव जंतु नहीं रहेंगे, इसलिए इसमें जीव जंतुओं का अभाव होता है। अब आप एक बात देखें, इसकी खास बात जो सबसे है इंपॉर्टेंट की पावर 1000 जो बात है वो देखें। ये जब गिल्ली होती है, गिल्ली यानी कि जब बारिश होती है तो ये गिल्ली होने पर चिपचिपी हो जाती है। क्या हो जाती है? चिपचिपी। गिल्ली होने पर चिपचिपी होती है, लेकिन आप इसको ये नहीं कहोगे कि ये दही की भांति हो जाती है, गलत बात। चिपचिपी होती है, दही की भांति नहीं होती है। चिपचिपी होती है जब ये सूखती है। जब सूखती है तो इस मिट्टी में ऐसे दरार पड़ जाती हैं। आपने खूब देखा होगा काली मिट्टी जहां पे भी होती है आपके खेत में, जब बारिश होके बंद होती है तो उसमें ऐसे दरारें पड़ जाती हैं। और दरारें पड़ने के कारण इस मिट्टी को सवते जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? सवते जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। एकदम राइट बात है। क्या कहते हैं? सवते जुताई वाली मिट्टी। देखो अब काली मिट्टी, सबसे पहले काली मिट्टी भारत में तीसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है। इस मिट्टी को भारत में सामान्यतः रेगूर मिट्टी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में इसको करेल काली मिट्टी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम होता है चरनोजम मिट्टी। ये बात इंपॉर्टेंट है, चरनोजम मिट्टी है। और इसका विस्तार कहाँ है? महाराष्ट्र में, क्योंकि दक्कन का पठार महाराष्ट्र में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, ये विशेष रूप से यहाँ है। इसके अलावा थोड़ा बहुत गुजरात में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन मोटे तौर पे यही है। और इसके बाद आप देखोगे इसकी संरचना कैसी है? चिक्का मिट्टी से डली युक्त। जलोढ़ मिट्टी के बाद सबसे क्या होती है? उपजाऊ होती है। और इसमें क्या ज्यादा होता है? चूना पत्थर, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। अभाव किसका होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस। ये तो सब में ही अभाव है भारत में। और ये गिल्ली होने पर चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें दरार पड़ जाती है। और इसलिए इस मिट्टी को सवते जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सवते जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सवते जुताई वाली मृदा। तो आप एक बार काली मिट्टी का स्क्रीनशॉट लें। ओके, ये हमारी कौन सी मिट्टी थी? काली मिट्टी। अभी तक हमने काली मिट्टी, लाल मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, 3 मिट्टी पढ़ी है। इसके बाद हम अगली मिट्टी पढ़ेंगे लेटराइट मिट्टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेटराइट मिट्टी, जो बच्चे पुलिस पटवार दे रहे हैं वो सिर्फ इनके नाम और कौन सी ज्यादा कौन सी कम होती है इतना ही पढ़ लेंगे तो भी काम चलेगा। लेटराइट मिट्टी, लेटराइट सॉइल। लेटराइट जो आपकी मिट्टी होती है उसमें सबसे पहले हम इसके शब्द से ही शुरू करते हैं। लेटराइट जो शब्द है भी, ये लेटिन भाषा से लिया गया है। लेटिन भाषा से लिया गया है और इसका जो अर्थ है वो है ईंट। ईंट। और इसीलिए बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि गरीब की ईंट किसे कहते हैं? गरीब की ईंट, क्योंकि गरीब व्यक्ति जो झोपड़ी बनाता है वो कच्ची इस लेटराइट मिट्टी के पत्थरों को जमा के भी बना सकता है, इसलिए इसको गरीब की ईंट भी कहते हैं। उसके बाद ये लेटराइट बनती कैसे है?
तो आपको पता है जैसे ये धरातल है, इस धरातल में जब अत्यधिक वर्षा होती है, अत्यधिक, याद रखें अत्यधिक वर्षा और तापमान भी ज्यादा, उच्च तापमान व भारी वर्षा, ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2015 में पूछा गया था राजस्थान में। एचटेट में बहुत बार पूछा गया है, याद रखें एचटेट और फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहां होता क्या, उच्च तापमान और जहां भारी वर्षा होती है वहां जब बारिश होती तो इस बारिश के साथ इस मिट्टी में से सिलिका पदार्थ जो होते हैं वो सिलिका पदार्थ इसके साथ बह जाते हैं, पानी के साथ बह जाते हैं। और आपको पता हो तो इसके पीछे जो इस मिट्टी में बचता है वो लोहा व एल्यूमिनियम बचता है। क्या बचता है? लोहा व एल्यूमिनियम। इसी लोहे की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल भी होता है। तो यहां तक की जो बात मैंने बताई उनको पहले ध्यान से सुने। लेटराइट मिट्टी जो है वो लेटिन भाषा से लिया गया शब्द है और इसका अर्थ है ईंट, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, गरीब की ईंट। जो जिक्के में जो बच्चा भूगोल पढ़ रहा है उससे सीधा यही प्रश्न पूछा जाएगा कि गरीब की ईंट किसे कहते हैं, तो आप सीधा बताओगे साहब गरीब की ईंट लेटराइट मिट्टी को कहते हैं। और आपसे पूछा जाएगा सौते जुताई वाली मृदा किसको कहते हैं, तो काली मिट्टी को कहते हैं। ओके, इसके बाद एक पर्सन, अब जब इससे ये निकल के चला जाता है और पीछे जो लोहा एल्यूमिनियम बचता है तो ये आपको पता है गीली होने पर दही की भांति लिपलिपी हो जाती है। क्या हो जाती है? लिपलिपी। ये बात आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। दही की भांति क्या हो जाती है? लिपलिपी। आप एक बार पुनः सुने। लेटराइट मिट्टी जैसे ये पठार है, इसमें तापमान ज्यादा है, बारिश ज्यादा हुई तो जैसे ये इसके ऊपर बारिश हुई तो इस मिट्टी की खास बात होती है पानी को अब्जॉर्ब करती है, पानी को सोखती है। और जब ये पानी इसके अंदर से जाता है तो ये अपने साथ सिलिका पदार्थ को बहा ले जाता है। और जब सिलिका पदार्थ इसके साथ बह जाता है तो इसको जो है ना क्या कहते हैं, निक्सालन। क्या कहते हैं? निक्सालन। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा निक्सालन से कौन सी मिट्टी बनती है? लेटराइट मिट्टी। निक्सालन से कौन सी मिट्टी बनती है? लेटराइट। सर्वाधिक निक्सालित मृदा कौन सी है? सर्वाधिक निक्सालित मृदा लेटराइट मिट्टी है। कौन सी मिट्टी को गरीब की ईंट कहते हैं? लेटराइट मिट्टी को कहते हैं। कौन सी मिट्टी दही की भांति लिपलिपी होती है? लेटराइट मिट्टी होती है। आप याद रखें इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। अब बात आई कि ज्यादा क्या है, लोहा एल्यूमिनियम। तो अभाव किसका होता है साहब इस मिट्टी में? अभाव की बात करें तो वही बात नाइट्रोजन फास्फोरस व जैविक पदार्थ की जो है वो अभाव होता है। ये तो फिक्स है दोनों। अब आप देख लेना जहां जीव जंतु नहीं होते वहां जैविक पदार्थों का अभाव हो जाएगा। उसके बाद देखें इसे भी सौते जुताई वाली मृदा कहते हैं। इसे भी सौते जुताई वाली मृदा कहते हैं। तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर सौते जुताई वाली जब काली मिट्टी है तो फिर लेटराइट कैसी है? अरे तो जरूरी थोड़ी है एग्जामिनर आपसे वही ऑप्शन पूछे जो एकदम सही है। काली मिट्टी ऑप्शन में नहीं हो तो फिर लेटराइट मिट्टी सौते जुताई वाली मृदा है, वो तो आपको देखना है। यही बात मैंने कहा था सर्वाधिक निक्सालन किस में होता है? लेटराइट मिट्टी में। लेकिन लेटराइट निक्सालन में ऑप्शन नहीं हो तो आपकी लाल मिट्टी में 2 नंबर पे सर्वाधिक निक्सालन होता है। उसके बाद क्या होती है? यह कम उपजाऊ मृदा है। कम उपजाऊ मृदा है। ये ज्यादा उपजाऊ नहीं होती, आप इसको ये भी नहीं कह सकते बिल्कुल ही उपजाऊ नहीं होती, कम उपजाऊ है। सर्वाधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, 2 नंबर पे काली मिट्टी, ये कम उपजाऊ है। अब इसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आजकल पूछी जाती है, उर्वरकों के प्रयोग से चाय कहवा रबर व सिनकोना की खेती की जाती है। एक और रह गया अभी, वो भी सुने। सिनकोना व काजू की खेती की जाती है। खेती
की जाती है। एकदम राइट बात होगी कि हम बात करें भी कौन सी मिट्टी में चाय, कहवा व काजू की कृषि की जाती है, तो आप एकदम आराम से बता सकते हो कि चाय, कहवा व काजू की खेती जो है वो लेटराइट मिट्टी में होती है। ये आपकी इंपॉर्टेंट बात होगी। तो एक बार आप लेटराइट मिट्टी को देखें, सबसे इंपॉर्टेंट मिट्टी है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। लेटराइट मिट्टी का अर्थ क्या है? ईंट, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? गरीब की ईंट। उच्च तापमान में भारी वर्षा, सीधा ये फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया हुआ है, सीधा स्टेट में आया हुआ है कि उच्च तापमान में भारी वर्षा वाले क्षेत्र में निक्सालन से कौन सी मिट्टी बनती है? साहब निक्सालन से लेटराइट मिट्टी बनती है। एकदम राइट बात है। और इस मिट्टी में से क्या बह जाता है, क्या निक्सालित होता है? सिलिका। बचता क्या है? लोहा व एल्यूमिनियम। रंग कैसा होता है? लाल। और ये मिट्टी क्या होती है? दही की भांति लिपलिपी होती है। और इस मिट्टी में किसका अभाव होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस व जैविक पदार्थों का अभाव होता है। इसे सौते जुताई वाली मृदा भी कहते हैं, लेकिन पहले नंबर पे सौते जुताई वाली मृदा किसको कहते हैं? काली को। काली ऑप्शन में नहीं हो तो लेटराइट मिट्टी जो है वो सौते जुताई वाली दूसरी मिट्टी है, याद रखें इस बात को। इस मिट्टी में किसकी खेती होती है? मुख्य तौर पे चाय, कहवा व काजू की खेती मुख्य रूप से होती है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी स्क्रीनशॉट लें। लेटराइट मिट्टी, ओके। अब हम अगली बात करेंगे। अगली हमारी जो मिट्टी है वो कौन सी है? 3 मिट्टी हमारी कंप्लीट हो गई। 4 नंबर की बात करें, हमने कौन कौन सी मिट्टी पढ़ी? लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। यानी कि 5 नंबर पे हमारी जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है? मरुस्थलीय मिट्टी। अब जिस बच्चे को ये पता है मरुस्थल है कहाँ, राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, उत्तरी गुजरात, तो उसको बताने की आवश्यकता ही नहीं है। मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी को क्या कहते हैं? शुष्क मिट्टी भी कहते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी को क्या कहते हैं? शुष्क मिट्टी। अरे तो मरुस्थल होता ही क्या है? शुष्क। वर्षा नहीं होती वहीं पे तो मरुस्थल होता है। तो मरुस्थलीय मिट्टी को क्या कहते हैं? शुष्क मृदा भी कहते हैं। उसके बाद देखो, ये संरचना के आधार पे कैसी होती है? बलुई से बजरी युक्त। आम भाषा में हम कहें तो इसका मतलब यह है कि इस मिट्टी का कण कैसा होता है, इस मिट्टी में कण कितने बड़े बड़े होते हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा, सबसे बड़ा कण होता है उसको गोलास्म कहते हैं, उससे छोटे को गोलास्मिका कहते हैं, उससे छोटे को कणिका कहते हैं, उससे छोटे को गुटिका कहते हैं, फिर आपके छोटे को बजरी कहते हैं, बजरी से छोटे को रेत कहते हैं, रेत से छोटे को जैसे सिल्ट कहते हैं, फिर मर्तिका कहते हैं, फिर चिक्का कहते हैं, मड कहते हैं। तो ये कणों के आधार पे इनके नाम होते हैं। तो इसमें कण थोड़े से मोटे होते हैं, इसलिए बलुई से बजरी युक्त ये मिट्टी होती है। इस मिट्टी में किसका अभाव होता है? तो आप बताओ, पानी है, पानी का अभाव है, तो फिर आप बताओ जीव जंतु कहां से आएंगे? नहीं आएंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा अभाव जो होता है जैविक पदार्थ का होता है, वह हुमस का। हुमस क्या होती है? पिछले वीडियो में मैंने बहुत बारीकी से इस बात को बताया कि वनस्पति के गलने सड़ने से क्या बनती है? वनस्पति के गलने सड़ने से हुमस बनती है, और हुमस मिट्टी को क्या बनाती है? उपजाऊ बनाती है। तो ये मिट्टी में हुमस की कमी, इसलिए ये अनुपजाऊ भी होगी। और इसके अलावा इस मिट्टी में क्या कमी है? नाइट्रोजन। ये तो सब में ही कम है भारत में। इसके बाद आप देखो, इसमें प्रधानता किसकी होती है भी? प्रधानता किसकी होती है? तो सबसे ज्यादा प्रधानता होती है घुलनशील लवणों की। घुलनशील लवण का मतलब जैसे नमक, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, इनकी अधिकता होती है। और इस मिट्टी में फास्फोरस उच्च मात्रा में पाया जाता है, उच्च मात्रा में। तो आपको अब ये बात ध्यान रखनी है कि मरुस्थलीय मिट्टी भारत में एक ऐसी मिट्टी है जिसमें फास्फोरस ज्यादा है। बाकी सब मिट्टियों में फास्फोरस और नाइट्रोजन की क्या है? कमी है। लेकिन यहां फास्फोरस जो है वो क्या है? ज्यादा मात्रा में है। अब उपजाऊ की बात करें तो ये अन उपजाऊ होती है।
मोटे तौर पे बात करें तो अनुपजाऊ होती है। लेकिन आप यदि सिंचाई कर दोगे या वर्षा ज्यादा हो जाएगी, सिंचाई कर दोगे और साथ में आप उर्वरक डाल दोगे यानी कि यूरिया डीएपी डाल दोगे, तो इस मिट्टी में मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ की खेती की जा सकती है। यदि आप सिंचाई कर दोगे और उर्वरक डाल दोगे तो ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ की खेती इसमें हो सकती है, होती है, आप ये भी कह सकते हो। फिर बात आती कि मरुस्थलीय मिट्टी है कहां, तो मरुस्थलीय मिट्टी तो मरुस्थल में मिलेगी। और मरुस्थल कहां कहां है? राजस्थान के पश्चिमी भाग में। तो राजस्थान मोटे तौर पे भारत के परिप्रेक्ष्य में कहें तो गुजरात का कच्छ का रण, बिल्कुल वहां कच्छ के रण में जो समुद्र से थोड़ा दूर है, वहां एकदम जहां समुद्र के किनारे वहां नमक हो जाएगा, और नमक में आपको पता है कि लवणीय मृदा मिल जाएगी। लेकिन यहां कच्छ का रण बता रहा हूं मैं। एक हरियाणा में भी तो मरुस्थलीय मिट्टी है, वो तो हरियाणा में नहरों की वजह से सिंचाई ज्यादा हो जाती है, तो ये मिट्टी जो है ये क्या हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है। नहीं तो हरियाणा में संरचना की बात करें तो मिट्टी तो कैसी है? मरुस्थलीय मिट्टी है। इसके बाद आप बात करो तो दक्षिणी पंजाब। अब बात है कि भी इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो ये लाल, आपने देखा ये बालू रेत लाल होती है, लाल से किशमिश जैसी हो सकती है, किशमिश जैसी, मतलब थोड़ा सुनहरा सुनहरा कलर होता है। बिल्कुल सही बात है, ये आपकी मरुस्थलीय मिट्टी है, आप देख सकते हो। मरुस्थलीय मिट्टी को शुष्क मिट्टी भी कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे साहब, जहां वर्षा नहीं होगी वहीं तो मरुस्थल होगा और वहां मिट्टी शुष्क होगी। बलुई से बजरी युक्त होती है। कण के आधार पर बात करें तो अभाव जैविक पदार्थों का, हुमस का, नाइट्रोजन का। किसकी अधिकता होती है? घुलनशील लवण फास्फोरस की। फास्फोरस भारत में इस मिट्टी में ज्यादा पाया जाता है, ध्यान रखें। अनुपजाऊ होती है, लेकिन सिंचाई हो जाए और उर्वरक डाल दे तो ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ की खेती की जा सकती है। विस्तार कहां है? तो आप भारत के नक्शे में देखोगे तो जैसे ही भारत का नक्शा है तो आप ऐसे सीधा गोला बना दो, बस यहां है। क्योंकि यह आपका गुजरात का ऊपर वाला भाग आ गया, राजस्थान आ गया, हरियाणा का दक्षिणी भाग आ गया, पंजाब आ गया। तो आप इसको क्षेत्र वाइज याद कर लो, स्टेट वाइज मत याद करो। जब ऑप्शन आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात। उसके बाद जैसे हम अगली मिट्टी की बात करें तो हमारी अगली मिट्टी कौन सी है? हमारी अगली मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी। 6 नंबर हमारी कौन सी मिट्टी है? पर्वतीय मिट्टी। हां, तो हम पढ़ क्या रहे थे? पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी कहां होती है? तो आपको नाम से ही पता चल रहा है पर्वतीय मिट्टी पर्वतों पे ही मिलेगी। सही बात है जी, पर्वतीय मिट्टी कहां मिलेगी? पर्वतों पे। तो ये जो मिट्टी होती है ये पर्वतों पे मिलती है, और पर्वतों पे क्या ज्यादा होते हैं? वन, इसलिए इसको वन मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वन मृदा भी कहते हैं। और यह मिट्टी जो है ये क्या होती है? अविकसित मृदा होती है। अविकसित मृदा होती है। क्यों होती है अविकसित मृदा? तो आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो। होता क्या है कि पर्वत जो है, जैसे यहां से कंकड़ पत्थर आए, अब ये यहां एक बार रुक गए, ये मिट्टी बन गई, लेकिन कुछ समय बाद जब बाढ़ आएगी तो इसको फिर मिट्टी को पानी आगे बहा ले जाएगा। तो पर्वतों पे एक स्थान पे लंबे समय तक मृदा नहीं रुकती है, इसलिए ये अविकसित मृदा होती है। और ये मृदा होगी कहां से कहां तक? कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। अरुणाचल प्रदेश तक तो बात भी सही है, क्योंकि हमें बताइए कि जो हमारे हिमालय वो कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, तो इसमें तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब बात है कि इस मिट्टी में प्रधानता किसकी होती है? कौन से खनिज ज्यादा होते हैं? तो जीवाश्म प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये याद रखें, जीवाश्म सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी में पाए जाते हैं? पर्वतीय मृदा में पाए जाते हैं। वनस्पति और जीवाश्म दोनों की बात करें तो पीट मृदा में ज्यादा पाए जाते हैं। इस मिट्टी में अभाव किसका होता है? तो आपको पता है पोटास का, पोटास चूना पत्थर, पोटास चूना पत्थर व फास्फोरस का, फास्फोरस का। तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। यह मिट्टी स्वभाव के आधार पर कैसी होती है? अम्लीय।
अम्लीय मृदा में बार बार आपको बता रहा हूं, जिसका पीएच मान 7.0 से कम होता है अम्लीय मृदा होती है, ज्यादा होता है अक्षारीय मृदा होती है। इस मिट्टी में किसकी खेती होती है? तो आप देखें इस मिट्टी में विशेष रूप से सेब, नाशपाती व आचुला के बाग लगाए जाते हैं। इसमें बागवानी कृषि ज्यादा होती है, पर्वतों में बागवानी कृषि होती है। आपको समझ में आई बात? तो यह आपकी पर्वतीय मिट्टी थी, पर्वतों में पाई जाती है। तो भारत में जहां हिमालय पर्वत है वहां पर्वतीय मृदा मिलेगी। ये इसे वन मृदा कहते हैं क्योंकि पर्वतों पे वन होते हैं। अविकसित मृदा है क्योंकि लंबे समय तक एक स्थान पे नहीं रुकती है। कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। प्रधानता इसमें जीवाश्म प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अभाव किसका होता है? पोटास का, चूना पत्थर का, फास्फोरस का। और ये अम्लीय मृदा होती है। कैसी मृदा होती है? अम्लीय। सेब, नाशपाती व आचुला के बाग लगाए जाते हैं। अब आपकी 7 नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट मिट्टी है लेटराइट के बाद परीक्षा की दृष्टि से, वो कौन सी है? पीट या दलदली मृदा। पीट या दलदली मृदा। पीट या दलदली मृदा। पीट मृदा की सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, ये नम जलवायु में बनती है। नम जलवायु में बनती है। आप जैसे ये शब्द आता है कि नम जलवायु में कौन सी मृदा का निर्माण होता है, तो आप लेटराइट कर देते हो, जो गलत बात है। लेटराइट का नियम था कि उच्च वर्षा और उच्च तापमान में भारी वर्षा, उच्च तापमान में भारी वर्षा में लेटराइट बन रही थी। नमी वाली आर्द्र जलवायु में कौन सी मिलेगी? आपकी पीट मृदा। आप ये भी कह सकते हो कि ये मृदा भारी वर्षा व उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्रों में मिलती है। युक्त क्षेत्रों में मिलती है, बिल्कुल सही बात है। यहां तापमान ज्यादा होना जरूरी नहीं है, आर्द्रता ज्यादा होनी जरूरी है। भारी वर्षा के साथ क्या ज्यादा होनी जरूरी है? आर्द्रता। और इसके साथ एक कंडीशन और है, इन दोनों के साथ साथ यहां क्या होनी चाहिए? वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो, वनस्पति खूब होनी चाहिए। बहुत ज्यादा वनस्पति होगी तभी पीट मृदा बनेगी, नहीं तो पीट मृदा नहीं बनेगी। इन क्षेत्रों में होता क्या है, ये बनती कैसे? इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थ, मतलब पानी भर जाता है तो उसमें जीव जंतु मर जाते हैं, तो मृत जैव पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं और इससे इस मृदा में हुमस की मात्रा बढ़ जाती है। हुमस, मैंने पहले भी कहा है कि जीव जंतु व वनस्पति से क्या बनती है? हुमस। आप और बात सुने, इस मृदा में जैव पदार्थ को आप कार्बनिक पदार्थ भी कह सकते हो। कार्बनिक पदार्थ कितने होते हैं? 40 से 50%। ये सामान्य बात है और ये सर्वाधिक भी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में जैव पदार्थ पाए जाते हैं, कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो आप समझें, सर्वाधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ जो हैं वो कहां पाए जाते हैं? वो पीट या दलदली मृदा में पाए जाते हैं। ओके, इस मिट्टी की प्रवृत्ति कैसी होती है ये? तो ये अम्लीय मृदा होती है। कैसी होती है? अम्लीय मृदा। वही बात जिसका पीएच मान 7.0 से कम होता है। रंग कैसा होता है? काला। सामान्यतः इसका रंग काला होता है। इस मिट्टी में अधिकता किसकी होती है? ह्यूमस और जैव पदार्थों की। तो कमी किसकी होती है? अभाव किसका होता है? कमी होती है पोटास व फास्फेट की। अरे मैंने कितनी बार कहा है, पोटास और फास्फेट लगभग में आपको पता है कमी है। पर्वतीय मिट्टी में भी कमी है। आप देखते जाओगे तो आप 2-4 बार लगातार या तो इस वीडियो को देखो या आप इनको लिख के पढ़ोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये जो मिट्टी है इसमें कृषि मुख्य रूप से किसकी होती है? धान की।
अब इसी बात से सारी चीज जुड़ी हुई है। क्यों जुड़ी हुई है? धान जो होता है वो पानी में उगता है और उसके नीचे के पत्ते गल के मिट्टी में मिल जाते हैं, तभी इसमें कार्बनिक पदार्थ ज्यादा है और तभी इसमें धान की खेती होती है। धान की खेती होती है तभी मिट्टी क्या है? पीट मृदा है, तभी इसमें हुमस ज्यादा है, तभी इसमें वनस्पति के अवशेष ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है। पाई कहां जाती है? तटीय उड़ीसा में, तटीय उड़ीसा में, सुंदरवन डेल्टा के आसपास। लेकिन सुंदरवन में वहां जहां खारा पानी नहीं भरता है, उत्तरी बिहार में, उत्तरी बिहार में और तटीय तमिलनाडु में। आप ज्यादा इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें 2 ही प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। कौन सी मृदा का निर्माण नम जलवायु में होता है? तो नम जलवायु में कौन सी मृदा बनती है? पीट। भारी वर्षा व उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में कैसी मृदा पाई जाती है? पीट। और कौन सी मिट्टी में हुमस की मात्रा सर्वाधिक होती है? पीट। कौन सी मृदा में कार्बनिक पदार्थ सर्वाधिक होते हैं? पीट। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम अगले मिट्टी की ओर चलते हैं। लवणीय मृदा। लवणीय का मतलब क्या होता है? तो आप समझें, 8 नंबर आखिरी मृदा है हमारी लवणीय मृदा। लवणीय का मतलब जिसमें नमक की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? नमक की। लवणीय मृदा। इस मृदा को ऊसर मृदा भी कहते हैं। ऊसर का मतलब होता है अनउपजाऊ। तो बिल्कुल ये अनउपजाऊ होती है क्योंकि इस मिट्टी में नमक होता है, खारी होती है। अरे मैंने बताया था, गुजरात के तटीय मैदान को हमने कहा था कि वह अनउपजाऊ है क्योंकि वहां लवणीय मृदा पाई जाती है। तो ये बातें सारी भौतिक प्रदेश में पढ़ा चुका हूं मैं। अब अगली बात देखें, ऐसी मिट्टी जो होती है उसमें क्या ज्यादा होती है? प्रधानता किसकी होती है? तो लवणों की, नमक की। नमक में क्या होता है? सोडियम की, पोटेशियम की और मैग्नीशियम की। इन तीनों की इसमें क्या होती है? अधिकता। और अभाव किसका होता है? तो आप खुद देख रहे हो कि नमक में वनस्पति नहीं उगेगी तो वनस्पति का अभाव, और वनस्पति कम होगी तो हुमस कम हो जाएगी, और हुमस कम हो जाएगी तो मिट्टी अनुपजाऊ हो जाएगी। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन व चुन्ना पत्थर का भी अभाव होता है। बिल्कुल। संरचना की दृष्टि से ये कैसी मिट्टी होती है? संरचना की दृष्टि से बात करो तो बलुई से दुमटी मिट्टी होती है। कैसी होती है? बलुई से दुमटी मिट्टी, बलुई से दोमट जैसी मिट्टी होती है ये। और पाई कहां जाती है? अब भी आपको बताने की जरूरत है क्या? डेल्टाई क्षेत्रों में, जहां समुद्र का खारा पानी जवार के साथ धरातल पर पहुंचता है, वहां मिट्टी में नमक जम जाता है और उस नमकीनी मिट्टी को लवणीय मृदा कहते हैं। एकदम क्लियर बात है। अब सवाल यह है कि इस मिट्टी में क्या उगता है? तो इसमें मुख्य रूप से तो नारियल व ताड़, नारियल व ताड़ के वृक्ष उगते हैं। और इस मिट्टी में एक और क्रिया होती है, केसिका क्रिया। ये मैंने आपको पीछे भी बताया है, केसिका क्रिया। केसिका क्रिया क्या होती है? जैसे ये मिट्टी है, इस मिट्टी में नमक है। अरे नमक मतलब सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये है। जब इस पे सिंचाई होगी या बारिश होगी तो ये नमक ऐसे मिट्टी के छिद्रों के द्वारा बाहर आ जाएगा। जैसे हमारी चिमनी में तेल ऊपर आता है, ऐसे बाहर आ जाएगा। और जैसे ये ऊपर बाहर आएगा तो आप समझें कि जैसे ऊपर आएगा तो इस नमक के ऊपर आने की क्रिया को क्या कहते हैं? केसिका क्रिया। तो इस मिट्टी में कौन सी क्रिया होती है? केसिका क्रिया होती है। ओके। इसके बाद आप देखें कि इसका विस्तार कहां होता है? विस्तार, इस मिट्टी का जो विस्तार होता है वो पश्चिमी गुजरात में होता है, सुंदरवन डेल्टा में होता है, कच्छ के रण में होता है। और एक मैं थोड़ी सी और आपको बात बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। ये भारत है, यहां से भारतीय मानसून की अरब सागरीय शाखा कच्छ
या काठियावाड़ तट से प्रवेश करती है और फिर ये अरावली के समानांतर सीधी आगे आती है। यहां राजस्थान में पाली, जालोर, नागौर तक ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन अपने साथ नमक उड़ाकर लाती है और नागौर तक इस नमक का जमाव करती है। तो ये एक पेटी गुजरात से लेकर राजस्थान तक ऐसी पेटी है जहां आपकी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लवणीय मृदा पाई जाती है। और लवणीय मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए क्या डालने की सलाह दी जाती है? जिप्सम। क्या डालने की सलाह दी जाती है? जिप्सम। तो ये आपकी कौन सी मृदा के प्रकार कंप्लीट हुए। अब हम आगे की बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इसके बाद में आपको ICAR एक नवीन वर्गीकरण बताऊंगा। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है उसने USDA के वर्गीकरण के अनुसार, यानी कि अमेरिका का जो मृदा वर्गीकरण है उस वर्गीकरण के अनुसार भारत की मिट्टियों को 7 मुख्य भागों में बांटा। मुख्य भागों में बांटा। जो बच्चा अब से पहले क्लास छोड़ के चला गया उसको ये नुकसान होता है। अब मैं पेपर में वर्तमान में क्वेश्चन ही यहां से आते हैं। अभी नया ट्रेंड जो चला है उसमें यहीं से प्रश्न आ रहे हैं कि भारत में आधुनिक वर्गीकरण या अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का वर्गीकरण होता है। अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण के अनुसार भारत में कौन सी मृदा कहां पाई जाती है? तो इसके अनुसार सबसे पहली जो मृदा होती है वो होती है इनसेप्टिसोल। इनसेप्टिसोल। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है सर इसका अर्थ क्या होता है? अरे ये इंग्लिश नाम मान सकते हो आप, अमेरिकी वर्गीकरण है, वहां के आधार पे नाम है, तो इनसेप्टिसोल होता है। आप यदि बात करो तो हम वैसे इसको हम ऐसे कह नहीं सकते, लेकिन आपको समझने के लिए बता दूं, इनसेप्टिसोल जलोढ़ मिट्टी का ही दूसरा नाम है। जो आपने 1 नंबर पे जलोढ़ मिट्टी पढ़ी थी उसी को अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण में क्या कहते हैं? इनसेप्टिसोल कहते हैं। तो बात क्लियर हो गई। अब आपको सारी बात समझ में आ गई। भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मृदा पाई जाती है आपसे पूछ लिया जाए, इनसेप्टिसोल, एंटीसोल, एल्फीसोल, वर्टिसोल। तो इनसेप्टिसोल, क्योंकि भारत में सर्वाधिक मात्रा में 40% के आसपास कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इनसेप्टिसोल। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यही पूछा जाना होता है। 2 ही बात पूछी जानी होती है कि जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? इनसेप्टिसोल। और भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इनसेप्टिसोल। बात कंप्लीट हो गई। है कहां ये? तो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र के मैदान में, तो उत्तर के मैदान में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनसेप्टिसोल 1 नंबर मृदा आपकी। 2 नंबर पे एक होती है एंटीसोल। कौन सी सॉल? सॉल मतलब मृदा। एंटीसोल, सॉइल, एंटीसोल। ये भारत में 28% भाग पे पाई जाती है। 2 नंबर पे पाई जाती है। देखो यह नव विकसित मृदा है, यानी कि अभी ये विकसित हो रही है, अभी ये पूर्णतः बनी नहीं है, और इसको कहते हैं एंटीसोल। समझ में आई बात? आप हमारी भाषा में बोलो तो ये इसमें प्राकृतिक संस्तर नहीं बने हैं। संस्तर परिच्छेदिका, मिट्टी में 3 संस्तर होते हैं, 3 परिच्छेदिका होती हैं, कै संस्तर, ख संस्तर, गै संस्तर। पीछे वीडियो में देख सकते हो आप, आपको मैंने पूरा डिटेल से पढ़ाया है। तो इसमें प्राकृतिक संस्तर नहीं होते, इसी बात को हमने ये कह दिया कि ये नवविकसित है। बात तो एक ही है। उसके बाद देखो ये कहां बनती है? अत्यधिक ढाल वाले क्षेत्रों पर। अत्यधिक ढाल वाले क्षेत्रों पर, यानी कि जहां पर्वत खत्म होते हैं, पर्वत तटीय क्षेत्र होते हैं, पर्वत की तलहटी होती है, वहां ये मृदा पाई जाती है। इसके बाद आपकी 3 नंबर पे कौन सी मिट्टी होती है? 3 नंबर पे मिट्टी होती है एल्फीसोल। एल्फीसोल। एल्फीसोल क्या होती है? ये भारत के 13.5% भाग पे पाई जाती है एल्फीसोल। और एल्फीसोल में क्या होता है? इसमें कुछ लाल मृदा होती है और कुछ क्या होती है? लेटराइट मृदा होती है। कौन सी मृदा होती है? लेटराइट मिट्टी होती है।
कुछ लाल मृदा होती है और कुछ लेटराइट मृदा होती है। बिल्कुल सही बात है। हम बात करें तो लाल और लेटराइट जो मिट्टी है उसको वैश्विक तंत्र पे, विश्व लेवल पे एल्फीसॉल कहते हैं। तो ये 3 नंबर पे आपको इतना याद रखना है, एल्फीसॉल लाल एवं लेटराइट मिट्टी होती है, बाकी कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर जैसे अभी आप कह रहे हो सर ये ऐसे प्रश्न थोड़ी आएंगे, अरे क्यों नहीं आएंगे, जैसे आपसे पूछ लिया जाए काली मिट्टी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या कहते हैं, तो मैंने अभी बताया था चर्नोचम, वो तो हिंदी में नाम था। अब आप अमेरिकी वर्गीकरण के अनुसार इसको क्या कहोगे, तो इसको आप कहोगे काली मिट्टी को वर्टिसोल। शाबाश, वर्टिसोल। वर्टिसोल कैसी मिट्टी होती है, काली काली मिट्टी होती है, और इसमें आपको पता है फूलने व सिकुड़ने की क्षमता अधिक होती है। ये फूलती और सिकुड़ती बहुत है, ये वाली बात है इसकी। और आपसे कोई पूछा जाए भारत में कहां पाई जाती है, दक्षिण भारत की काली मिट्टी इसी वर्ग में आती है। दक्षिण भारत की काली मिट्टी को क्या कहते हैं, वर्टिसोल कहते हैं। 5 नंबर एरिडीसोल। अब जिसको बच्चे को ये पता है एरिड, ARID, एरिड जो होता है वो शुष्क होता है, तो आपको पता हो गया ये क्या होगी, शुष्क। शुष्क मृदा, शुष्क मृदा को आप कह सकते हो मरुस्थलीय मृदा। तो आपसे पूछ लिया जाएगा पश्चिमी राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, एल्फीसोल, एरिडीसोल, तो एरिडीसोल पाई जाती है। इतना ही तो याद रखना है कि मरुस्थलीय मिट्टी को एरिडोसोल कहते हैं। उसके बाद 6 नंबर पे आपकी कौन सी मिट्टी है, 6 नंबर पे आपकी होती है एल्टीसोल। कौन सी मिट्टी है, एल्टीसोल। एल्टीसोल मिट्टी कहां पाई जाती है, गर्म व उष्ण क्षेत्रों में। जैसे आपको गर्म व उष्ण क्षेत्र लग जाए तो आप समझ लेना कि ये दक्षिणी भारत में मिलेगी। और दक्षिण भारत में भी ये कहां मिलती है, केरल, तमिलनाडु व उड़ीसा में। कहां मिलती है, केरल, तमिलनाडु व उड़ीसा में ये मिट्टी आपकी मिलती है। और इसके बाद 7 नंबर आपकी जो मिट्टी है वो है मोलिसोल। कौन सी भी, मोलिसोल। तो यह गहरी व काली मिट्टी होती है, गहरी व काली मिट्टी होती है। और इस मिट्टी में तराई प्रदेश की मिट्टी आती है, तराई मिट्टी आती है। ये आपके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहला लो 2 मृदा का, ICAR का इंसेप्टिसोल, एंटीसोल। अब आप लो एल्फीसोल, वर्टिसोल, एरिडोसोल, ये हो गया। फिर आप लो एल्टीसोल, मोलिसोल। और ये आपका मृदा का आधुनिक वर्गीकरण भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम भारत में मृदा की समस्याओं की बात और करेंगे। ये लास्ट, इसके बाद एंड हो जाएगा ये क्लास। भारत में मृदा की समस्याएं, जीके में यहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं, मिट्टियों के वर्गीकरण से कम आते हैं। रीट फर्स्ट ग्रेड नेट की जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो एक एक बात को ध्यान से सुने। और मेरा उद्देश्य भविष्य में इसमें ज्योग्राफी को बहुत अच्छे लेवल तक पढ़ाना है। 1 नंबर भारत में मृदा की समस्या है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन आप जानते हो, मिट्टी का ऊपरी भाग कट के पवन के साथ, पानी के साथ बह गया, उसको मृदा अपरदन कहते हैं। और आपको पता हो तो भारत में सर्वाधिक मृदा अपरदन जो है वो कहां होता है, राजस्थान में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, भारत में सर्वाधिक मृदा अपरदन कहां होता है, राजस्थान में। मृदा अपरदन 2 घटक करते हैं, एक तो जल व पवन। जल व पवन ज्यादा करते हैं। और आपको एक बात और बताऊं, मृदा अपरदन के रूप भी 2 होते हैं। एक परत अपरदन। परत अपरदन का मतलब होता है ऊपर ऊपर वाली परत बह गई। और एक होता है अवनालिका अपरदन।
अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन तो आपका होता है बीहड़, बीहड़ जो चंबल नदी बनाती है वो वाला। और परत अपर्दन होता है ऊपर ऊपर की रेत उड़ जाए और मिट्टी ऊपर ऊपर से उपजाऊ होती है और वही उड़ जाए, और इसीलिए परत अपर्दन को क्या कहते हैं? किसान की मौत कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? किसान की मौत। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे खूब बार पूछा गया है कि किसान की मौत किसे कहते हैं? मृदा अपर्दन में परत अपर्दन को कहते हैं। 2 नंबर, भारत में क्या समस्या होती है? जल क्रांति की समस्या। जल क्रांति का मतलब होता है सेम। सेम का मतलब क्या होता है? सेम का मतलब होता है कि जो भूमिगत अंडरग्राउंड वाटर है वो इतना भर जाए कि धरती से बाहर निकल जाए। मतलब आपने कभी हरियाणा वगैरह में देखा होगा कि बहुत लंबे एरिया में पानी भरा रहता है, वो पानी भरा नहीं गया होता, वो अपने आप भर गया होता है, और इसको हम क्या कहते हैं? सेम की समस्या। ओके। 3 नंबर पे भारत में मिट्टी की ओर क्या समस्या? अक्षारीय भूमि की समस्या। भूमि अक्षारीय हो जाती है, पीएच मान अधिक हो जाता है और ऐसी मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। तीसरी समस्या है। चौथी समस्या अम्लीय भूमि की समस्या। अरे तो मैंने बताया ही है कि उदासीन मृदा का पीएच मान 7.0 होता है। इससे बहुत कम अम्लीय मान हो गए तो भी मिट्टी कोई काम की नहीं है, बहुत ज्यादा हो गए तो भी कोई काम की नहीं है। मिट्टी में 6.0 से 7.5 के मध्य पीएच मान होता है तो पौधों की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इससे कम हो जाएगा तो अम्लीयता की समस्या, ज्यादा हो गए तो अक्षारीयता की समस्या। यह भारत में एक समस्या है। और उसके बाद अगली समस्या है बंजर भूमि की समस्या। बंजर भूमि की समस्या। बंजर भूमि भारत में सर्वाधिक कहां है? राजस्थान में। और प्रतिशत की बात करें, प्रतिशत की बात करें तो लद्दाख में। कहां है? लद्दाख में है। ओके। इसके बाद भारत में अगली मृदा से संबंधित समस्या है मरुस्थलीकरण की समस्या। मरुस्थलीकरण की समस्या। और एक और समस्या है अनउपजाऊपन की समस्या। ये आपका मृदा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। अगले टॉपिक में हम अगला टॉपिक प्राकृतिक वनस्पति को पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि समझ में आई होगी। लास्ट तक आप जुड़े रहोगे, लगातार आप पढ़ोगे तो समझ में आएंगी। अब मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो भूगोल में सिर्फ भौतिक प्रदेश, जलवायु, सामान्य परिचय, नदियां पढ़ के समझ लेते हैं कि भारत की भूगोल कंप्लीट हो गई, जो गलत बात है। आजकल क्वेश्चन इनमें से ही आते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।